नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और होली के माहौल में पूरी तरह डूबे हुए होंगे। फिर भी अपेक्षा करता हूं कि प्रश्न पत्र सभी ने बहुत अच्छे से हल किया है, प्रश्नों को ठीक तरह से समझा है, उसके बाद उत्तर दिए हैं। प्रश्न पत्र उत्तर बहुत अच्छे से दिए होंगे आपने। परीक्षा बहुत अच्छी गई आपकी आज। बाहर वातावरण थोड़ा रंगमय हो चुका है और होली का असर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है आज, तो थोड़ा सा समय पढ़ाई में दें और सभी एकत्रित हो जाएं। आ जाएं सभी लोग, बैठते हैं और बात करते हैं इस आज के प्रश्न पत्र पर, इसके प्रश्नों पर, प्रश्नों की प्रक्रियाओं पर। सबसे पहले बात करेंगे हम, बात की शुरुआत जो करते हैं, चलिए प्रश्न हल करने से पहले थोड़ी सी सामान्य बात भी कर लें हम। एक तो कल का आज जो उत्सव जो चल रहा है हमारे, होली तो आनंद का पर्व है और एक लंबे समय के बाद आनंद का पर्व कुछ अनुकूल परिस्थितियों में आया है, तो इस पर्व का भी आनंद उठाएं। इससे परीक्षा का जो थोड़ा तनाव है वो थोड़ा सा कम होगा। कल धुलंडी भी है, तो निश्चित रूप से आपके पड़ोसी, आपके मित्र परिजन होली खेलेंगे, तो कुछ समय आप अपने लिए भी निकालिए, उनके साथ जाएं और जिन्हें होली खेलने का शौक़ है वो ये होली भी खेलें, पर थोड़ी सुरक्षित खेलें। रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करें, गुलाल से, अबीर से होली खेलें। इससे आपको थोड़ी मानसिक शांति भी मिलेगी, थोड़ा तनाव भी कम होगा। और क्योंकि जब तक पड़ोस में, मोहल्ले में, गलियों में ये शोरगुल चलता रहेगा, तब तक हमारा ध्यान भी पूरी तरह से पढ़ाई पर लग नहीं पाएगा। हमें भी थोड़ा सा यूँ मन में भाव जगेंगे कि एक बार थोड़ा सा मैं भी खेला हूँ, तो जाएं ज़रूर, खेल के आएँ, पर सुरक्षा का ध्यान रखें। चलिए अब लौटते हैं वापस अपने प्रश्नों पर, मुख्य कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन की विधियों के आधार पर, और इसके शिक्षा शास्त्र में जो पहला प्रश्न है आपके लिए वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग उपस्थित हैं, अपना प्रश्न पत्र, अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं, कलम सब साथ लेकर बैठें। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 4 विकल्प है हमारे पास। पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में संसाधनों की चर्चा होती है। दूसरा विकल्प है भोजन और पोषण को भी पर्यावरण शिक्षा में उचित स्थान दिया जाता है। मानव आर्थिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक इस्तेमाल करता है और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, हमें उसकी पहचान करनी है। तो देखिए पहला विकल्प है हमारा, पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में संसाधनों की चर्चा होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है हमारा, भोजन और पोषण को भी पर्यावरण शिक्षा में उचित स्थान दिया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण शिक्षा में हम भोजन और पोषण की चर्चा भी करते हैं। तीसरा है कि मानव आर्थिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल करता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसमें से एक आर्थिक कारण भी है। और अंतिम है, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया जाता, तो ये कथन हमारा अशुद्ध है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल किया जाता है। तो यहाँ जो असत्य कथन की बात हमसे कही गई है, ऐसा कथन जो सही नहीं है, तो ये चौथा कथन हमारा सही नहीं है। और प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा कथन, की पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया गया, जबकि यहाँ सत्य कथन इस प्रकार होगा कि पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल किया गया है। तो इस पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा वो चौथा विकल्प होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किस लिए किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर प्रक्रिया जो हम कक्षा में अपनाते हैं उससे सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा। तो देखिए 4 विकल्प है हमारे पास। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करना, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ाने के लिए और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए।
तो इन चारों ही प्रक्रियाओं में इस प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो इसके लिए भी प्रयोग करते हैं, जिज्ञासा के लिए भी करते हैं, कौशल के लिए भी करते हैं, अनुशासन के लिए भी करते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं बहुत गौण हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में जो प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका दूसरा विकल्प है। विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम ये प्रश्नोत्तर तकनीकी का उपयोग करेंगे। तो 122वें प्रश्न का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने दूसरा विकल्प अपना उत्तर चुना है उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रकारों के आर का सही क्रम क्या है? चलिए जल्दी से बताइए, आर का सही क्रम किस प्रकार से होगा? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। जो तीनों जो आर हैं हमारे, उनका उचित क्रम जो होता है वो होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। उपयोग कम करें, पुनरुपयोग करें और उनका पुनः चक्रण करें। तो इस 123वें प्रश्न का चौथा विकल्प जिन लोगों ने उत्तर चुना है उन सभी के उत्तर बिल्कुल सही हैं। ध्यान रहे, प्रक्रिया यही है, लेकिन मुख्य प्रक्रिया का जो चरण है, क्रम जो है वो इस प्रकार से होंगे: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। उपयोग को पहले कम करें, वस्तुओं का पुनर्प्रयोग करें और उनका पुनः चक्रण किया जाए। तो 123वें प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो चौथा विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा की विशेषताओं की बात है। चलिए चारों विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक भाषा होनी चाहिए, भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक की भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो देखिए, भाषा चाहे किसी विषय की हो, भाषा ऐसी हो जिस भाषा को बालक ने सुना हो, जिस भाषा से बालक परिचित हो, जिस भाषा को पढ़कर बालक विषय को सरलता से समझ सके। तो ऐसी सारी विशेषताएं इनमें से जिस विकल्प में है हमें उसी विकल्प का चयन करना होगा। तो यहाँ देखिए, परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाना, तकनीकी और औपचारिक भाषा, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध और रूखी और कठिन भाषा। तो ऐसी भाषा जो बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध हो, उस भाषा को पढ़ना और समझना बालक के लिए बहुत सरल होता है और ऐसी भाषा बालक के लिए बहुत रुचिकर होती है। तो अगर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की भाषा भी इस प्रकार की हो जो बालक की प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध हो, तो पर्यावरण शिक्षण, पर्यावरण की पुस्तक बालक के लिए बहुत ही रुचिकर हो जाती है। तो इसलिए इस 24वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होना चाहिए आपके तीसरा विकल्प। और जिन लोगों ने इसका तीसरा विकल्प चुना है उन सभी के उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है? अर्थात विद्यार्थी को जो शिक्षण जब करवा रहे हैं उसके ज्ञात तत्वों से बताए जाएंगे और उन ज्ञात तत्वों को बताते हुए, उन ज्ञात तत्वों की सहायता से प्रक्रिया को समेटते हुए हम उसे अज्ञात तत्वों से परिचित करवाएंगे। तो इस विशेषकर पर्यावरण अध्ययन में जब हम बात करें कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जब जाना है, तो इसके लिए हम सबसे उचित जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी संश्लेषण की प्रक्रिया। अर्थात विस्तृत सामग्री को या सामान्य सामग्री को पढ़ते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए उन्हें एक सटीक बिंदु पर एकत्रित करना, वो कहलाता है हमारे संश्लेषण। तो यहाँ विद्यार्थी जिन तत्वों को, जिन प्रक्रियाओं को, जिन सामाजिक प्रक्रियाओं को, जिन पर्यावरण की प्रक्रियाओं को जानता है, उनकी सहायता से बालक को उन प्रक्रियाओं तक, उन सिद्धांतों तक ले जाना जिन सिद्धांतों को बालक नहीं जानता है। तो पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से इस प्रक्रिया के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि रहेगी वो होती है हमारी संश्लेषण विधि। तो 125वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपके दूसरा विकल्प। अगला जो प्रश्न है कि किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? किस विद्वान ने कहा था कि बच्चों को सिखाना है तो कहानी विधि से सिखाएं,
कहानी विधि बालकों के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो ये कथन प्लेटो के द्वारा कहा गया है। अवधारणात्मक प्रश्न नहीं है, ज्ञानात्मक प्रश्न है कि किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो ये मानना है प्लेटो का। तो जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प चुना है उन सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि विद्यालय में यदि बच्चों में वाद विवाद की प्रतियोगिता हो रही है तो हमारा कार्य क्या है। तो देखिए, शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है, विशेषकर शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी क्षेत्रों में, वहां शिक्षक का प्रधान कार्य है बालक का मार्गदर्शन करना, ताकि बालक अधिकतम जो प्रक्रियाएं हैं अधिकतम प्रक्रियाएं अपने प्रयासों से सीखे। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प हैं कि भाषण के लिए बालक सामग्री कहाँ से लें, हम इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे, बालक से इसका अभ्यास करवाएंगे, लिखने की विधि बताएंगे, या हम उसे उस विषय वस्तु से संबंधित सामग्री लिख कर देंगे। तो देखिए, हमारा जो मुख्य कार्य है वो है बालक का मार्गदर्शन करना, जिससे बालक उस प्रक्रिया को सीख जाए, उसका प्रयोग कर सके, लेकिन सीखने के लिए और प्रयोग करने के लिए वो स्वयं प्रयास करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बालक को ये बताएंगे कि इस प्रक्रिया के लिए वो सामग्री कहाँ से प्राप्त करेगा। उन पुस्तकों का, उन स्थानों का, उन पत्रिकाओं का नाम बताएंगे, विद्यार्थी वहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री एकत्र करे। तो इस 127 जो प्रश्न है हमारा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे पहला विकल्प। तो जिन्होंने यहाँ पहला विकल्प अपना उत्तर दिया है, जैसा मैं देख रहा हूँ अधिकांश लोगों ने पहला विकल्प सही चुना है, तो सभी के उत्तर बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य देखिए, बालक में विषय ज्ञान का आकलन करना, बालक में अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना, बालक में तथ्यों को दोहराने की क्षमता की जांच करना, और बालक में फॉर्मूला और स्लाइड में पहचान करने की योग्यता की जांच करना। चलिए 128 प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए, तो 128 प्रश्न देखिए, हम कोई परीक्षा जो आयोजित करते हैं, परीक्षा आयोजित करने का अर्थ ये हम ये जांच करें कि बालक वास्तव में उस विषय वस्तु को किस स्तर तक समझ पाया है। तो यहाँ देखिए, विषय का सामान्य ज्ञान अवबोध स्तर का ज्ञान नहीं करवाता, लेकिन अगर बालक उन तथ्यों को अवलोकन करे और उनमें उन तथ्यों की यथार्थता की जांच कर सके, तो ये इस परीक्षा का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तो बालक में अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना, ये हमारी इस प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके दूसरा विकल्प। तो जिन्होंने यहाँ दूसरा विकल्प चुना है उन सभी ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामग्री आपकी दृश्य सामग्री है। देखिए, मानचित्र, दूरदर्शन, रेडियो और चलचित्र। तो यहाँ देखिए, मानचित्र हमारी दृश्य सामग्री है, दूरदर्शन ये श्रव्य दृश्य सामग्री है, रेडियो श्रव्य सामग्री है, और चलचित्र ये भी आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो हमारा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी एक दृश्य सामग्री है। तो पहला विकल्प जो है मानचित्र, ये हमारी दृश्य सामग्री है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका पहला विकल्प। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। देखिए, पहली समस्या व्यक्तिगत अनुभवों का पूर्णतः अभाव। तो बिल्कुल ये पर्यावरण अध्ययन की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि बालक को कोई विशेष अनुभव नहीं हो। संसाधनों की प्रचुरता, अर्थात शिक्षण के लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो ये शिक्षण में समस्या तो नहीं है, ये तो शिक्षण के लिए बहुत सहायक तत्व है। शिक्षण कार्यों में सामुदायिक साधनों का इस्तेमाल न होना, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। और शिक्षार्थियों में सही दृष्टिकोण का अभाव होना, ये भी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण कठिनाई है। और यहाँ जो हमारा प्रश्न है कि कौन सी एक शिक्षण की समस्या नहीं है, तो संसाधनों की प्रचुरता ये शिक्षण में समस्या नहीं है, अपितु ये प्रक्रिया तो शिक्षण की
सहायक प्रक्रियाएं शिक्षण को और उत्तम बनाने में बहुत अधिक सहायक हैं। चलिए, ये कुछ प्रश्न थे हमारे जो पर्यावरण में शिक्षा शास्त्र पर आधारित थे, इन पर बात की हमने। और आज जैसा कि हमने आरंभ से ही बात की कि आज बड़ा महोत्सव है, आनंद का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को भी मनाएं, सुरक्षित रूप से मनाएं, रासायनिक रंगों के प्रयोग से या बलपूर्वक होली खेलने से बचें। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, होली अवश्य खेलें। इससे आप जो तनाव है परीक्षा का और इतने लंबे समय से जो आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको मानसिक विश्राम भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह इसी रंग में डूबे रहें, कुछ समय इसे दें तो कुछ समय अपने अध्ययन को भी दें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो होली खेलें, लेकिन अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए खेलें। इसके बाद जो चर्चा है आपके साथ गणपति सर करेंगे, अगली कक्षा के लिए गणपति सर उपस्थित हैं। तो सभी होली खेलें, अच्छे से खेलें, पढ़ाई भी अपनी लगातार करें। और अब जो क्योंकि परीक्षा का समय थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो अब तक आपने जो पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से दोहरान भी करें। और इस प्रक्रिया में जो परीक्षाएं आप जो दे रहे हैं, यहाँ जो कठिनाई आपको आ रही है, जिन प्रश्नों को हल करने में आप कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, जहाँ अशुद्धियाँ लगातार हो रही है, अधिक मात्रा में हो रही है, उन विषयों को और अधिक अब मजबूत करें, उन विषयों को और अधिक सुदृढ़ करें। उस सुदृढ़ता से, उस मजबूती से आपको परीक्षा में और अधिक लाभ होगा। तब तक अपना अध्ययन जारी रखें। जल्दी हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करके चल रहा हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है एग्ज़ाम की डेट हमारी आगे जा चुकी है। ध्यान इस बात का रखना है कि डेट आगे गई है, परीक्षा रद्द नहीं हुई है, परीक्षा पोस्टपोन हुई है। और जिस दिन होनी थी उस दिन से करीबन 50 दिन आगे गई है, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। मानता हूँ मैं काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बट एक मंजिल, सफलताएं पाने के लिए इन राहों से गुजरना ही पड़ता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। केवल आपके लिए डेट नहीं बढ़ी है, सभी विद्यार्थियों के लिए डेट बढ़ी है। और अभी वो दौर है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। एक धावक जब दौड़ता है तो वो 3 प्रकार से अपनी रेस पूरी करता है। स्टार्टिंग में वो तेज़ होता है ताकि औरों से थोड़ी लीड ले ले, बीच में थोड़ा सा स्लो होता है ताकि एनर्जी थोड़ी सी कलेक्ट हो, शेष बची रहे, और लास्ट में स्प्रिंट मारता है जिससे कि वो पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, जिससे कि वो रेस जीत ले। अगर इस बात को आपके ऊपर मैं लागू करूं तो आपकी रेस अब उसी स्प्रिंट लास्ट मोड पे आ चुकी है। अब वो दौर आ चुका है जब आपको स्प्रिंट मारने का समय है, जब आपको बहुत ताकत के साथ दौड़ने का समय आ चुका है। तो ढीले मत पड़ जाना, आप ठंडे मत पड़ जाना। यही एक ऑप्शन है हमारे पास कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अदरवाइज़ वही बातें कि मैंने नोट किया है कि जब भी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती है तो अक्सर अच्छी तैयारी वाले विद्यार्थी फेल होते हैं, क्योंकि वो मैदान छोड़ देते हैं, वो तैयारी छोड़ देते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि वो असफल हो जाते हैं और औसत विद्यार्थी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो बढ़िया तैयारी कर लेते हैं। इसलिए अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो तैयारी को जारी रखें, जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहें। अगर ऐसा औसत है तो उसको बढ़ाने का आपके पास में अभी खूब सारा समय है। तो इस समय का बढ़िया तरीके से उपयोग करना, तभी आप सफल हो पाओगे। और ये भर्ती प्रक्रियाओं का एक पार्ट है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ना, करना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो आज अपन पेपर सॉल्यूशन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा खासा पेपर था, कुछ प्रश्न है जो फटाफट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें इतना। पहला प्रश्न है कि कौन सी खेती स्थानांतरित कृषि का सम्मिलित नाम नहीं है। देखो, स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि जब कभी किसान क्या करते हैं, जैसे एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे काटते हैं, काटने के बाद उनको जला देते हैं, फिर लंबे समय तक वहाँ पे 4-5 साल तक खेती करते हैं, फिर उसका उपजाऊपन जैसे कम होता है फिर दूसरे स्थान पे जाके फिर वापस पेड़ पौधे काट के जला के खेती करते हैं। इसे स्लैश एवं बर्न कृषि भी कहा जाता है, इसे झूम खेती भी कहते हैं, इसे स्थानांतरित भी कहते हैं। इसे भारत और दुनिया के
विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो कुछ नाम हैं जो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में बेबर कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन प्रश्न हमारा उत्तर ही सही नहीं है, क्योंकि उत्तर सही वो होगा जो गलत होगा। केरल पोनम कहते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन जो झारखंड में से पामलू नहीं कहते, झारखंड में से कुरुवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुवा कहा जाता है। ठीक है। और जहाँ तक पामलू की बात है, तो पामलू से मणिपुर में कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि यह आपके विकल्प गलत है, इसलिए उत्तर इसका सही क्या होगा? डी उत्तर बैठेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। एक कृषि व्यवस्था के अंदर कृषि की पद्धतियाँ जो है उस टॉपिक से सवाल को लिया गया है। अगला सवाल है कि भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए विद्यार्थियों, पारित होना और लागू होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पारित 2005 में हुआ था, और जहाँ तक लागूकरण की बात है तो लागू 2006 में हुआ था। 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर 2006 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो अगर पूछा पारित है तो हमारा उत्तर 5 होगा, अगर इसका लागूकरण पूछते तो हमारा उत्तर 26 अक्टूबर 2006 होता। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, ये पहले टॉपिक से आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध वगैरह, उस टॉपिक से प्रश्न है। उसके बाद है भारत के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, और पीछे क्षेत्र लिखा हुआ है। गोचा ठंडे प्रदेश लद्दाख में पहना जाता है, और चोली गुजरात में पहनी जाती है। शरारा पंजाब का है, और जो घोतरा है ये धोती होती है एक प्रकार से, और ये कर्नाटक का वस्त्र है, राजस्थान का नहीं है। अपने को सुमेलित नहीं है पहचानना है, इसलिए 4 नंबर सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या बैठ जाएगा? डी आंसर बैठ जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न पे जाते हैं कि कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने, देखो कृषि के औजार बनाने के लघु कारखाने कहाँ पे स्थित है? तो सीधा सा उत्तर है इसमें गजसिंहपुरा गंगानगर के अंदर। यहाँ पे कृषि को करने के लिए लघु उद्योग है वो स्थापित किया गया यहाँ पे। तो गजसिंहपुरा गंगानगर, ये प्रश्न देख लेना। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1988 के अंदर की गई। अब देखो यहाँ पे 2 डेट आ जाती है, एक आ जाती है 26 मई 1988 और एक आ जाती है आपके 4 मई। तो 26 मई रट लेना है इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है। 26 मई 1988 को राजस्थान के अंदर उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन है वो किया गया था। उसके बाद में राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो बहुत ही आसान सवाल, गांधी जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर को नागौर के अंदर। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समय इसका उद्घाटन है वो किया था। 2 अक्टूबर 1959 इसका बी आंसर बैठेगा। और उसके बाद में आता है कि राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर लगा था राजस्थान में। और जब 1967 13 मार्च थी उस समय, तो 13 मार्च 1967 को जब आपके राष्ट्रपति शासन लगा 356 के तहत, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसे हमें याद भी एक प्रकार से कर लेना चाहिए। उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी का दूसरा प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, अन्यथा वो उस पद से वंचित हो जाता है। अदरवाइज सदन का सदस्य नहीं, मंत्री नहीं रह पाता। तो 6 माह तक उसको ये सदस्यता किसी न किसी सदन की लेनी होती है। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर जो कि शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से किया गया, तो उत्तराखंड से किया गया था। ये कार्बेट नेशनल पार्क से यहाँ से स्टार्ट किया गया था, और भारत के 9 राज्यों में एक साथ किया गया था। यहाँ पे 9 जो प्रोजेक्ट वन्यजीव अभ्यारण्य थे उन सभी में एक साथ स्टार्ट है वो किया गया था। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। देखो सोयूज टी के अंदर राकेश शर्मा गए थे, 1984 के अंदर राकेश शर्मा गए थे। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है कोलंबिया STS 107। STS 107 जो था, इसमें वर्ष 2002 में कल्पना चावला ही गई थी।
कल्पना चावला गई थी वर्ष 2002 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है कोलंबिया STS 87, तो 87 में भी कल्पना चावला ही गई थी, लेकिन ये 1997 की बात है, कल्पना चावला ही गई थी यहाँ से। अब देखिए सीधी सी बात है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार, अब पहली बार आएगा तो सीधी सी बात है STS 87 हो जाएगा, क्योंकि वो 1997 के अंदर गई थी। और एक्सपेडिशन 14 इसमें सुनीता विलियम्स गई थी, तो ये सुनीता विलियम्स हो जाएगा, ठीक है, सुनीता विलियम्स। तो सीधा सा आंसर बैठ गया सी ऑप्शन, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं यहाँ पे। तो ये कुछ प्रश्न थे पर्यावरण के, आप इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना, देख लेना आराम से, अपने जो आपने किए उसमें लगा लेना। और अंत में वापस यही कहूँगा, परीक्षा आगे बढ़ी है तो आप अपनी तैयारी को छोड़ना मत, और धार देने का समय है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ये दो पंक्तियाँ हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक हार कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना, और पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा। रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चनों के लाइव सॉल्यूशन में आप सभी के सामने। तो आपने पेपर देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। तो देखते हैं आज के सभी क्वेश्चन, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाती है। सिरा और धमनी आपने पढ़ी होगी, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है, और अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन था ये। मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूं कि ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपनी बॉडी है पूरी, ठीक है, और ये अपने लंग्स हैं, फेफड़े मतलब। क्या होगा सही में आपको मैं पूरा इसका बात बताऊं तो, बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में, और हार्ट से फिर वापस बॉडी में। ये साइकिल चलता रहता है। और इसमें होता क्या है कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो पहले हृदय में जाएगा, वहाँ से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़े उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके वापस हार्ट में भेजेंगे, और हार्ट उस रक्त को फिर पूरी बॉडी में भेजेगा। ये होती है महाशिरा, ये होती है महाधमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी, सॉरी फुफ्फुसीय शिरा, और ये होती है फुफ्फुसीय धमनी। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजना, मतलब ये पूछा है, और ये कौन होगी? महाधमनी। फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका एकदम सही और स्टिक उत्तर बैठता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन है जो हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजेगी, तो महाधमनी। अगर ये पूछता कि शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में भेजेगी तो महाशिरा आएगा। अगर ये पूछता हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में कौन लेकर जाती है, तो फुफ्फुसीय धमनी। और अगर ये पूछता कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में कौन लेकर जाएगी, तो फुफ्फुसीय शिरा। तो जिन जिन का भी फर्स्ट ऑप्शन है एकदम सही उत्तर बता रहे हैं सारे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन वातावरण का तापमान बदलता रहता है। उसी के अनुसार शरीर के तापमान को एडजस्ट करना अपने ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, जो कि सेकंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है, द्वितीय या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है मस्तिष्क का। उसके अलावा खाने पीने का नियंत्रण, कोई फीलिंग्स आ रही है अपने मस्तिष्क में, मास्टर ग्रंथि आपने पढ़ी होगी, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण केंद्र, ये सारे के सारे केंद्र किस में होते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो शरीर के तापमान का नियंत्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से क्वेश्चन आता है तो यही पूछेगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के टेम्परेचर का कंट्रोलेशन करेगा? तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस इसका सही उत्तर होगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने दूसरा ऑप्शन किया है वो एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है। थैलेमस प्रमस्तिष्क ये नहीं होगा, याद रखना। प्रमस्तिष्क में पूछे आपसे तो इसमें अपने बुद्धि का केंद्र, मेमोरी जो होती है, स्मरण शक्ति, स्मृति, उसका केंद्र होता है। थैलेमस प्रेरक और संवेदी भाग होता है, संवेदना को ग्रहण करके उनको प्रेरित करना। मध्यांश में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका केंद्र उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले की ओर। भारत सरकार द्वारा, पॉल्यूशन से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके रीड लेवल फर्स्ट में, ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया गया? एक अधिनियम बनाया था भारत सरकार ने, वायु प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण अधिनियम, ये बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1981 में, ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए। 74 में बना था जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम। 87 में उन्होंने क्या किया कि इसी में ध्वनि प्रदूषण को शामिल कर दिया। कौन से साल? सन 1987 में। तो इसका एकदम सही उत्तर कौन सा होगा? 1987। 74 में जल प्रदूषण वाला बना था, 86 में पर्यावरण अधिनियम बना था और 81 में ये वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम बना था। तो जिनका भी तीसरा आ रहा है एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है। 87 में वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया था ध्वनि को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैशवावस्था में, अब ये टिश्यू से है उत्तक, ठीक है। शैशवावस्था में पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करना किस उत्तक का काम है? कि शैशवावस्था मतलब अभी पौधा उगा है, थोड़े टाइम हुआ, 1-1.5 महीना, उसका तना है वो कमजोर होता है लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं है, मतलब उसको सहारा प्रदान करना कौन से उत्तक का काम है? ऑप्शन में है फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। फ्लोएम खाद्य पदार्थों के सेवन में सहायक होता है, जाइलम जल के सेवन में सहायक होता है, पैरेन्काइमा ये भी यांत्रिक सहायता देता है लेकिन ये केवल जलीय पादपों को देता है, स्थलीय पादपों को ये नहीं देगा। तो बच गया कौन सा? कोलेनकाइमा। फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही होगा एकदम। जिन्होंने भी जाइलम फ्लोएम किया एकदम गलत उत्तर है। चौथा जिन्होंने किया है उनका एकदम सही है। चार, हाँ जी एकदम सही है, कोलेनकाइमा होगा। और याद रखना ऑप्शन यही याद रख लेना, कहीं आपको कि हिंदी में बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके का इन्हीं उत्तकों से रीट में आया हुआ है और ऑप्शन में यही थे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जगह हिंदी में मृदुत्तक नहीं था, इसलिए आपके पेपर में यही ऑप्शन डाले गए, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आप कई बार की फिल्म वगैरह में देखते होंगे, ब्रह्मांड दिखाया जाता है, उसमें से एक नीले रंग का ग्रह भी दिखाया जाता है, ठीक है। या कई फिल्मों में क्या होता है कि लोकेशन बताते हैं कि ब्रह्मांड से लेकर आते हैं फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर लाते हैं। तो आपने देखा होगा पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है। वो नीले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये नीला ग्रह कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन था। नीला ग्रह किसको कहते हैं? अपनी अर्थ को कहते हैं, हमारी धरती को कहते हैं, हमारी पृथ्वी को कहते हैं। तो जिन्होंने भी सॉरी दूसरा ऑप्शन किया है वो एकदम सही उत्तर है, ठीक है, बधाई हो आप सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ किले में, ये तो आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन 5। उम्मीद करता हूँ सभी के पांचों के पांचों सही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से तैयारी करते रहे और मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपकी बहुत अच्छी हो। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार मित्रों, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका टेस्ट उम्मीदों से बेहतर रहा होगा, ऐसी मुझे भी उम्मीद है। और न केवल उम्मीद है, बल्कि विश्वास भी है, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और अब आपकी रीट की तिथि भी नज़दीक है। आपको बिल्कुल भी इस पर विचार नहीं करना, इस विषय पे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि परीक्षा सर कब होने जा रही है, इसमें क्या कोई आगे भी बढ़ सकती है। हमको तो तैयारी ऐसे करनी है कि जैसे परीक्षा कल ही हो, तो हम पूर्ण रूप से तैयार हो, इस तरीके की तैयारी करके अपने आप को वहां पर अंतिम लक्ष्य, वही अर्जुन के द्वारा बताया गया मछली की आंख, तो हमारा अंतिम लक्ष्य रीट है। इसमें हम अच्छे तरीके से हम स्कोर करें ताकि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें हम अपना नाम दर्ज करा सके और अपने आप को सफलतम घोषित कर सके। इसके लिए हम और आप मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी जो इसमें L1 के लिए आई है, उसमें पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? ये बात पूछी है, चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित है, तो ये सारे मंदिर चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है, जैन मंदिर कौन सा है? तो कुंभश्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ किले में है, सतबीस देवरी भी चित्तौड़गढ़ किले में है, समंधिदेश्वर मंदिर जो है ये भी चित्तौड़गढ़ किले में है, तुलजा भवानी का मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ किले में। लेकिन आपको उत्तर सही बताना है, तो मैं देख रहा हूं आपका उत्तर सही क्या आ रहा है। अधिकतर ने उत्तर बिल्कुल कोशिश की है सही बताने की, तो 27 देवरी। कमेंट बहुत जल्दी से आ रहे हैं, पढ़े नहीं जा सके, तो आप समझ लीजिए मैं आपके कमेंटों में नाम नहीं ले पा रहा हूं, कोई बात नहीं। लेकिन उत्तर जो आपका सही है वो है 27 देवरी। जिसने बताया वो सबको बधाई। अगला प्रश्न जो आता है वो है 147 नंबर प्रश्न। हर्षद लिखा हुआ है, हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आपको देखना है भंडारेज में, आभानेरी में, ओशिया में या रेवासा में। हर्षद माता का मंदिर, कंफ्यूज नहीं होना है। सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ी है, लेकिन यहाँ हर्षद माता का मंदिर पूछा जा रहा है। वहां पर जीर्ण माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर कहां है? भंडारेज में है, आभानेरी में है, ओशिया में है या रेवासा में? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आप जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिए जा रहे हैं। आभानेरी दौसा जो इसका उत्तर है सही है, आभानेरी दौसा। यहां पर चांद बावड़ी भी फेमस है, दौसा में चांद बावड़ी, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो हर्षद माता का मंदिर जो है आभानेरी में है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। इनमें से असंगत यानी कि सही नहीं है, कौन सा है? सही, बाकी सब सही है, एक ऐसा है युग्म है जो सही नहीं है। तो ग्रीष्म महोत्सव है, ये माउंट आबू में पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला जो है ये झालावाड़ में भरता है, बिल्कुल झालावाड़ जिले में भरता, सही है। हाथी महोत्सव जयपुर आमेर में, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव जो है ये बिल्कुल असंगत है, जैसलमेर में नहीं होता ऊंट महोत्सव, बल्कि बीकानेर में होता है। और जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मरु महोत्सव। बहुत सरल प्रश्न है, कोई व्याख्या वाली बात है नहीं। अधिकतर ने उत्तर बिल्कुल सही दिए है, और यह प्रश्न मुझे लग रहा है किसी ने गलत नहीं किया होगा। तो ये सही उत्तर जो है, गलत में सही ढूंढना है, यानी कि जो गलत है वो हमारा सही है। बहुत ही अच्छा, थैंक यू आप सबको। आपकी राजस्थान जीके में बहुत अच्छी तैयारी है, मुझे पता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? यानी कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसको बरेली की जेल में कैद किया गया था? तो इनमें से नाम आ रहे हैं प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। सारे के सारे राजस्थान की क्रांति से जुड़े हुए लोग हैं। प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह के पुत्र थे। इनका पूरा का पूरा बारट परिवार ने, राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने पूरे के पूरे परिवार ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। तो प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र के तहत बरेली जेल में रखा गया था, और चार्ल्स क्विंसलैंड के द्वारा प्रश्न पूछा गया था प्रताप सिंह बारट को। थोड़ा सा बता देता हूं,
कि आप अगर रास बिहारी बोस का पता हमें दे दो, उसकी गतिविधियों के बारे में बता लो, तो हम आपको छोड़ देंगे। और इसके कारण से हम आपकी माँ जो रो रही है घर पे, वो भी आपके बारे में चिंता कर रही है। प्रताप सिंह बारट ने, उस युवा ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि मैं मेरी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। आज मैं बता दूंगा, कल आप उनको पकड़ करके लाओगे, सजा दोगे, तो उन माताओं के साथ भी यही होने वाला। इससे अच्छा कि आप मुझे ही सजा दे दीजिए। उसके बाद में इनको भयंकर तरीके का दंड दिया गया था। तो इसका उत्तर जो सही बैठेगा, आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर बताया, लेकिन कहानी में भी बता दूं, उत्तर आपकी तरफ से सबने सही बताया है। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट इनके पिताजी थे, जिन्होंने चेतावनी का चुंगटिया लिख करके फतेह सिंह को रोका था, महाराणा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी, ये सारे तीनों गलत ऑप्शन है। सही उत्तर जो आपका है वो प्रताप सिंह बारट है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे प्रश्नों में से आता है। कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये बहुत गहरा प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ का नाम है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह, इसमें से किया गया है। तो ये किस शैली का है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। इससे संबंधित शासक मैं बता देता हूं, तेज सिंह, रावल तेज सिंह। अब आप समझ गए होंगे रावल शाखा कहां से है। तेज सिंह के समय 1260 में यह चित्रित किया गया था, सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो हमारी सबसे प्राचीन चित्र शैलियों की जो है वो किस शैली में है, आप समझ गए होंगे। मारवाड़ हो नहीं सकता, हाड़ौती हो नहीं सकता, और उत्तर अब सबको आने चाहिए, और अधिकतर उत्तर बिल्कुल दे भी रहे हैं। मेवाड़ शैली का यह ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले मेवाड़ चित्रकला शैली को इसमें लिखा गया था, दर्शाई चित्रित किया गया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसको 1260 में चित्रित किया गया था, रावल तेज सिंह के समय में। तो आप सब ने बिल्कुल उत्तर सही बताया। और हमेशा की तरह आज, क्योंकि होली के दिन कक्षा हो रही है, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। हंसिए, मुस्कुराइए और बिल्कुल खेलिए, लेकिन कोरोना का समय है, इसको भी ध्यान रखना है। परीक्षा का समय है, इसको भी ध्यान रखना है। और आप मेरी बात निश्चित तौर पर मानोगे। अंत में होली के उल्लास के रूप में दो पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, बिल्कुल सुनिए। मारवाड़ी गीत, होलिया में उड़े रे गुलाल। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रंग केसरियो, होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रंग केसरियो, केसरियो रंग केसरियो, केसरियो रे रंग केसरियो, होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रंग केसरियो। मारी मंगे तन चुड़ले वाली, मारी रे मंगे तर चुड़ले वाली, साफे वालो रे नवाब, जोड़ी रो जवाब नहीं, अरे साफे वालो रे नवाब, जोड़ी रो जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। मस्त रहिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। अच्छे तरीके से होली खेलना है, गुलाल के साथ होली खेलना है, लेकिन कोरोना का भी विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा का भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं शाम को L2 की कक्षा में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, आज के इस सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये पेपर और पेपर की तुलना में आसान था, तो बहुत अच्छा गया होगा। तो देखिए, आज की ये लाइव जो परिचर्या है, जो परिचर्चा है, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आज मैं मान के चलूँगा कि आज का पेपर आप लोगों ने बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि आज का पेपर आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए रीट के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। काफ़ी अच्छा और आसान पेपर। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा पर्व है जो आप सभी लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हो, होली। उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार होली में विभिन्न रंगों से आप खेलते हो, उसी प्रकार हम प्रे करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम उम्मीद करेंगे
कि इस साल की होली आपके जीवन में बहुत सी खुशियां, बहुत से अच्छे अच्छे रंग लेकर आए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, देखिएगा। भिन्नों को अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है साथियों, यानी कि बड़े से छोटे क्रम की बात कर रहा है। वो बोल रहा है अगर मैं इसे इस क्रम में अरेंज करूं तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा। टोटल 5 है साथियों। अब मुझे बताना है तीसरे पे क्या आएगा। देखिएगा, अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आप भी कर सकते हो। अगर मैं सभी को 10 से गुणा कर दूं तो मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। अब भाग दो, 40 में 9 का भाग दोगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिएगा, 40 में 9 का भाग दोगे, 9 चौके 36, दोबारा 4 बचा, 9 चौके 36, दोबारा 4 बचा, 9 चौके 36, चलता जाएगा। अगला है 2/7, जिसे आपने 20/7 बना दिया। ओके, 7 2 14, 6 बच गया, 60, 7 8 56, 4 बच गया, 40, 7 5 35। लगभग दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखिएगा। 30 बटे में आ गया साथियों 8, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 60, 8 7 56, फिर बच गया आपके 4। ओके, 4 और 0 40, 8 5 40। ठीक है, फिर अगला आ गया, यहाँ पे 30 नहीं था, इसको थोड़ा चेंज कर लो, 3/8। ओके, अगला है 6/13, इसको आपने बना दिया था 60/13, 13 चौका 52। ओके, 13 चौका 52.880, 13 छिके 78। ओके, 13 छिके 78, 20, 13 एकम 13। अगला है 50/11, यानी कि 5/11 साथियों, 11 चौका 44। ओके, 11 चौका 44, बिंदी लगाओगे, दशमलव लगाओगे तो ये बन गया आपका 60। 11 5 55, 50, 11 चौके 44। अब देखिए साथियों, अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरे सबसे बड़ा मान आ रहा है 4.61, 6/13 से, फिर 4.542, फिर तीसरे स्थान पर आएगा 4.44 वाला, फिर चौथे पे आएगा ये, लास्ट में आएगा ये। अगर पूछे सबसे बड़ा तो 6/13, अगर बोले वो सबसे छोटा यानी 5वें नंबर पे तो 2/7, उसने पूछा तीसरे पे तो ये आ जाएगा 4/9। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सभी का सही आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। आज की क्लास में एक अच्छी स्पीड के साथ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वह न्यूनतम भिन्न ज्ञात करो जिससे जिसे इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ओके, आप देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जो कट रहा है काटते जाओ। 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 3 बार। ओके, 3 से काटा 7 बार, 7 से कट गया 7, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 5, सब कुछ कैंसिल हो गया, 3/40। ओके, 5 8 40, 3/40 बन गया साथियों। क्लियर। अब वो बोल रहा है जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त करनी है। साथियों एक बात बताओ, 40 है, ये एक भिन्न आ रही है, मुझे इसे पूर्ण संख्या में बदलना है, तो मुझे क्या बदलना पड़ेगा। अगर इस 3 में मैं कितना जोड़ दूं, 37 जोड़ दूं। अगर इस 3 में 37 जोड़ दूं तो 40/40 1 यानी एक पूर्ण संख्या मिलेगी मुझे। तो साथियों 37 जोड़ना पड़ेगा किसमें, 40 में। यानी कि आप जब इसमें 3/7 में जब जोड़ोगे, 3/40 में, सॉरी 3/40 में जब आप जोड़ते हो साथियों, तब ये एक पूर्ण संख्या मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा 37/40। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा सभी का। ओके, अब देखिए साथियों 2 क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे प्यारे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे 360, 720 और 840 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। आए हुए क्वेश्चन है। देखिए 360 सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। आप चाहें तो सभी को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। देखिएगा 360 में भाग दोगे 180 बार, 2 का भाग दोगे दोबारा 90, फिर 2 का भाग दोगे 45, फिर 3 का भाग जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6, यानी 360 में तो आएंगे 6, यानी ये 2 गलत हो गए, इन दोनों में से एक सही होगा। फिर अगला है 720। साथियों सभी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 का भाग 2 360। अब देखिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा, 360 के अभी निकाले हैं 6, यानी यहां 360 है, इसके ये एज इट इज आ जाएंगे सारे, यानी 1 ये रहा, 6 ये रहे, 7 आएंगे, यानी ये 7 वाला सही होगा ऑप्शन नंबर 2। पूरों को चेक मत कीजिएगा, सभी को चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों समय खराब करें, हमें हमारा समय बचाना भी है।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, सभी 5 इकाई है, 7 दहाई, 3 सैकड़ा, 4000 और 10,000। सबसे पहले इकाई से स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक देखते हैं 5 किसमें, इसमें नहीं है तो ये गलत। इकाई का अंक 5 है, ओके। दहाई का अंक 7, 7 इसमें नहीं है, ये भी गलत। फिर सैकड़ा का अंक है 3, सैकड़ा पे 3 इधर भी, ओके। फिर बोल रहा है 4000, यानी 1000 के साथ में 4 है, इधर 1000 के साथ में 0 है, इधर 4, यानी ये भी गलत। तो सही आ गया आपका ये, यानी वो संख्या बनेगी 14,375। डायरेक्ट कीजिएगा, ये मत करना 5 इकाई 7 दहाई सभी को जोड़ो, नहीं स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। विभाजन करने की प्रक्रिया में भाजक बोल रहा है, देखिएगा, बराबर है 10 गुना भागफल, ओके। फिर बोल रहा है कि वह शेषफल का 5 गुना, यानी जो भाजक है आपका वो 5 गुना है किसका, शेषफल का। ठीक, यदि शेषफल 16 हो, जो रिमाइंडर है आपका वो 16 दिया है, तो साथियों शेषफल ये रहा, यहां लिख सकते हो 16। तो साथियों भाजक बराबर आ जाएगा 5 गुना शेषफल की जगह 16, 16 पंजे हो गया 80। अब देखिए मुझे भागफल निकालना है, तो मैं भाजक की वैल्यू यहां लिख सकता हूं कितनी, 80। तो साथियों 80 बराबर आ गया 10 गुना भागफल, 0 से कट गया 0, भागफल का मान आ गया 8। हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में रिमाइंडर यानी कि शेषफल। साथियों मेरा भाजक आया था अभी हमने जब सोल्व किया था 80, भागफल अभी निकाला है 8 के बराबर और शेषफल तो दिया हुआ है 16। ठीक है, 80 इंटू 8, 8 8 64, 640 प्लस 16, 50 और 6 56, यानी आंसर आ गया 656, राइट आंसर नंबर 2। बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने आराम से किया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों टेंशन फ्री होके ये पूरा पेपर दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती। पहले देखिए लगातार दो प्राकृत संख्या मान लो 2 और 3 है, 3 और 4, 5 और 6 कोई भी। अब सबसे पहले बताओ अगर मैं इसका लसागु निकालूं, एलसीएम निकालूं, तो 2 में भी भाग जाना चाहिए, 3 में भी भाग जाना चाहिए, क्लियर। यानी ये सहभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहां देखिए 2 और 3 में एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना 3 यानी दोनों का गुणनफल 6। और अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक संख्या कॉमन आ जाएगी जो होगी 1। तो साथियों याद रखिएगा लघुत्तम तो होता है उनका गुणनफल, सही बात है, अनुपात गलत, जोड़ होगा नहीं, दूसरी संख्या गलत, उनका गुणनफल और संख्या 1, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ये जो नया टॉपिक जुड़ा है आंकड़ों का प्रबंधन, उसके अंदर पूछा जा चुका है। देखिए मैंने काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी आप पर्सनली जब व्यक्तियों के पास जाके उनसे डिटेल लेते हो तो उसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रत्यक्ष संपर्क, मौलिक एवं शुद्ध आंकड़ों का संग्रहण भी होता है, लेकिन ये सीमित क्षेत्रों में प्रयोग होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप प्रत्यक्ष यानी इंडिविजुअली हर किसी से मिलकर आंकड़े नहीं संग्रहित कर सकते हो साथियों। तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, एक वस्तु के विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात y अनुपात x है और बोल रहा है y x का 200% है। साथियों डायरेक्ट करो y x, यहां पे विक्रय मूल्य तो है y, ओके, और क्रय मूल्य मान लिया x को। मान लेते हैं y x का 200% है, ओके, x का 200% है, ये 100 है तो सीधा लिख दो ये इसका 200% 200। खरीदा 100 में, बेचा 200 में, तो साथियों लाभ परसेंट, लाभ हो रहा है 100 का, क्रय मूल्य भी 100, गुणा में भी आ गया 100, 100 से कट गया 100। तो साथियों यहां से लाभ प्रतिशत आ जाएगा ऑप्शन 2 यानी 100%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके नंबर 2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेच चुका है। अगर 24 रुपये ज्यादा में बेचें तो 3% का अधिक लाभ, तो क्रय मूल्य। साथियों इसका मतलब है जो अधिक लाभ है 3%, वो कब हुआ? जब 24 रुपये अधिक में बेचा, यानी 3% है हकीकत में 24 के बराबर। 3 एकम 3, 3 8 24।
हमें निकालना है क्रय मूल्य जो कि अपने आप में था 100%। जब 1 बराबर 8 है तो 100 बराबर 100 गुणा 8, तो राइट आंसर आ गया मेरा 800 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। आप खुद देखिए आज का पेपर इतना आसान है, आप सभी के उम्मीद करता हूं 30 में से 30 नंबर डेफिनेटली आए होंगे। 5 मकड़ियां, देखिए एक एक नियम बोल दो, मिश्र समानुपात बोल दो, वही तरीका लगाएंगे। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है साथियों, अब बोल रहा है M1 की जगह 5 मकड़ियां 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में इतना काम करती है कि 5 जाले बन गए, यानी काम की जगह 5, तो 10 मकड़ियां 10 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितने जाले बनाएगी? माना W2 जाले, W2 की जगह 5 से कट गया 5, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 2 बार, 2 2 4, 4 इंटू 10, यानी W2 का मान आ गया साथियों 40, यानी जाले बनाए जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 40 के बराबर जाले बनेंगे साथियों। अब ये मकड़ी, चूहे, बिल्ली, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब वो बोल रहा है यदि कोई धन 14 सही 2/7% की दर से ब्याज में दिया जाता है तो ब्याज कितने वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज, ओके, तो बताइए कितने वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज हमारे मूलधन के बराबर हो जाएगा। यदि मूलधन 56 से बात हूं साथियों, परसेंटेज देके समय पूछे तो कभी इससे मतलब ही मत रखो। मैं अगर इसकी जगह आपको 1,94,932 कुछ भी बोल देता, घबराइएगा नहीं साथियों, कंसेप्ट समझे। 14 से 2/7 बराबर 14 7 98 और 200, ये नए बच्चों के लिए प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, 100 से कट गया 100, तो ये बराबर होता है 1/7 के। अब बटे में जो 7 है वो काम करता है आधार का, यानी मूलधन का, और मूलधन के ऊपर सदैव क्या मिलेगा साथियों? ब्याज। मैं ये भी बोल सकता हूं 1 साल में ब्याज 1 है, जबकि मूलधन है 7 इकाई। जब 1 साल में 1 इकाई हो रहा है तो कितना समय लगेगा? 7 साल में जो ब्याज होगा वो बराबर हो जाएगा 7, यानी मूलधन के। तो साथियों समय आ जाएगा यहां से 3, यानी कि 7 वर्ष। अब देखिए, खुद देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोई लेना देना ही नहीं है बाकी चीजों का। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोला 6 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं जिनका औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं औसत यानी कि शामिल कर दी जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं ऑफलाइन में भी मैं, ये एक एग्जाम में भी बना हुआ है इस टाइप का एक क्वेश्चन। साथियों देखो, एक बात बताऊं, याद रखना, एक कंसेप्ट दोबारा बताता हूं। प्राकृत संख्याएं हैं उनमें अंतर तो होता है 1 का, सम आ जाए विषम आ जाए, इन दोनों में अंतर होता है 2 का। लेकिन जितनी संख्याएं आगे सम्मिलित करते हैं तो 1 का आधा 0.5, 2 का आधा 1। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 1 2 3 एक क्वेश्चन था, औसत होता है बीच की संख्या 2। अब वो बोल रहा है अगर इसमें अगली एक संख्या और शामिल कर लें, या मान लो चलो एक ही शामिल करते हैं, ये होगी 4। अब न तो औसत 2 हुआ न 3, दोनों के बीच में आ गया 2.5, 2.5, तो साथियों औसत आ गया 2.5। 1 2 3 औसत था, आगे संख्याएं 2 ले ली, 4 और 5, बीच में आ गया 3, तो औसत आ गया 3। यानी प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, देखिए 1 शामिल की तो 2.5 हुआ, 2 शामिल की तो 3 हुआ, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या के कारण औसत बढ़ता है 0.5, यानी आधा बढ़ जाएगा साथियों। जबकि सम या विषम के कारण बढ़ता है 1। 2 शामिल कर रहे हैं तो 1 बढ़ जाएगा, खत्म। ये k-1 k+1 ये मत मानिएगा गलती से भी, कुछ सीखने के उद्देश्य से आए हो तो मत मानना। आयत का क्षेत्रफल ये है तो संभव परिमाप। साथियों क्षेत्रफल दे दिया x² + 7x + 10, 10 के टुकड़े करो, 2 और 5 होंगे, ओके, तो ये बन जाएगा x² + 2x + 5x + में 10। दोनों में कॉमन ले लो x, अंदर बच गया x, 2x में x गया, बच गया 2। दोनों में 5 और 10 में कॉमन आ गया 5, x की जगह x, 10 में 5 का भाग दो तो 2। दोनों में कॉमन आ गया x + 2, तो यहां बच गया x और इधर बच गया 5। ठीक है साथियों, x + 2 x + 5। अब पूछा है परिमाप, जो बड़ा होता है उसको लंबाई मान लो, जो थोड़ा छोटा है उसको मान लो चौड़ाई। तो साथियों परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो x और x 2x प्लस
5 और 2 7। तो साथियों उत्तर आ जाएगा, 2 का गुणा कर दो अंदर, 4x प्लस 7 2 है 14। तो उत्तर आ जाएगा 4x प्लस 14। कहां मिल रहा है? ऑप्शन राइट होगा पहला। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन कितने छोटे छोटे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की, देखिए माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा, हमने वर्ग की भुजा को मान लिया x, ठीक है। अब वो तुलना कर रहा है आयत की भुजा की लंबाई, यानी कि लंबाई से वो बोल रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक और जो चौड़ाई है वो भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 3 है। हमें पता है क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई x प्लस 5 गुणा चौड़ाई x माइनस 3, तो बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5 थी 15। ये लो बराबर x स्क्वायर से कट गया x स्क्वायर। अब देखिए साथियों 5 में से 3 गया 2x, माइनस का 15 इधर लिया हो तो 2x बराबर आ जाएगा 15, x बराबर आ जाएगा साथियों 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। अब x का मान 7.5 है तो लंबाई 7.5 प्लस 5 यानी कि 12.5, 7.5 में से 3 गया तो 4.5, दोनों को जोड़ो 12 और 4 16 और 1 17। परिमाप पूछा है, परिमाप होता है भुजाओं के योग का डबल, 17 2 है 34, ऑप्शन राइट नंबर 4। ओके, सभी अपना अपना जवाब बिल्कुल, आज क्या बात है, क्या खा के आए हो, सभी जवाब सही दे रहे हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है, परिमाप 24 और 32 है, तो भुजा दोनों की क्या होगी, देखिए परिमाप बटे में 4, 24/4 और अगला 32/4, 4 6 24 और 4 से काटोगे तो 8 बार। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार चेक करते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। प्रश्नानुसार हमने क्या किया, भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर, ठीक है। एक तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है मान लो x स्क्वायर, 6 का 36 8 का 64 बराबर x का स्क्वायर। 36 और 64 100 होते हैं जिसे हम बोलते हैं 10 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। भुजाएं समान है तो आधार समान, आधार समान है तो भुजाएं समान, तो यहां से दोनों की तुलना करोगे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, x का मान आ गया साथियों 10। पूछा है तीसरे वर्ग का परिमाप, एक भुजा 10 है तो चारों भुजाओं का योगफल कितना 40, यही तो परिमाप है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़िया सा है। फर्श की विमाएं 4 मीटर और 3 मीटर है, बिछाने के लिए टाइलें, टाइलें n बराबर होगी साथियों, याद रखिएगा फर्श का क्षेत्रफल और उसमें जितनी टाइलें लगेगी n है बटे में आ जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। जब तिरछा गुणा करोगे तो जितना टाइलों का क्षेत्रफल होगा उतना फर्श का भी तो होगा। फर्श का 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर बटे में आ जाएगा 8 गुना 6, 6 5 30, 0 का 0, 8 5 40, 0 का 0, ठीक है। अब साथियों 50 इंटू 50 हो जाएगा 2500, यानी ऐसी टाइलें लगेगी कितनी 2500। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। अगला बोल रहा है यदि आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, ये लो ABC का अंतः केंद्र, फिर बोला AC भी 55 यानी ये है 55, ABC 65 ये है 65, 6 और 5 11 और 1 12 तो ये बच गया 60 डिग्री। अब वो अंतः केंद्र की बात कर रहा है साथियों, ध्यान दो, अंतः केंद्र क्या होगा, हमारे जो कोण अर्धक हैं उनका बाइसेक्टर पॉइंट होगा। अब देखिए बच्चों क्या बोल रहा है BIC, यानी I माना है इसको। अब कैसे ही कर लो, वैसे तो देखिए आंतरिक कोण समद्विभाजक क्या होगा, यानी BIC कोण इसका मान होगा 90 डिग्री प्लस इसके सामने कोण A यानी कि 60, उसका आधा, 60 का आधा करोगे 30 तो 90 और 30 आ गया 120 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आराम से चल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से दे रहे होंगे ये पेपर आज का। किसी त्रिभुज ABC है, ये लो ABC का परिकेंद्र है O, यदि BAC बराबर 85, ये है 85, परिकेंद्र होगा लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, याद रखिएगा। और BCA है 75 डिग्री,
ठीक है, 8 7 15 1 16, तो ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है साथियों, अब देखिए हमें पता है लंबसम द्विभाजक है, यानी शीर्षों से दूरी होगी समान। अब वो बोल रहा है OAC बताना है, इसका नाम है आपके O, ये A ये C, यानी इसका मान बताना है इतने इतने का कि ये क्या होगा। साथियों देखो ये 20 है तो इसके सामने वाला कोण हो जाएगा 40, ये भी त्रिज्या तो कोण समान होगा, तो ये 40 है, दोनों का योग बचा 140, तो ये हो जाएगा 140 का आधा, यानी ये भी 70 डिग्री, और साथियों ये भी हो गया कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो बड़ा प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करना। OAC आ जाएगा 70 डिग्री। अगला बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है, ओके, ये लो ABC एक त्रिभुज है, और AB BC और CA, AB BC और CA क्रमश है, इसको AB को बढ़ा दिया मान लो E तक, फिर वो बोल रहा है किसको, BC को बढ़ा दिया F तक, ये लो, फिर उसके बाद बोल रहा है CA, C से लेकर A तक को हमने बढ़ा दिया कहां तक, ओके, EF G तक। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि CBE ये भी 130 डिग्री, और ACF ये भी कितना डिग्री है, 130 डिग्री, तो मुझे मान निकालना है GAB का, यानी इसका। कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये 130 है तो अंदर वाला हो गया 50, ये 130 है तो ये भी 50, 50 और 50 100, तो ये बच गया 80, ये 80 तो ये बच गया 100, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोण का मान सदैव 180 होगा। साथियों वैसे भी कर सकते थे, बाह्य कोण का मान आंतरिक अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर, 50 और 50 100 यहां से भी आता, तो राइट आंसर इज 100 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, माना एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये लीजिए एक पैरेललोग्राम है ABCD, फिर बोल रहा है AB BC CDA DA, इनकी भुजाओं के जो मिड पॉइंट हैं, यानी इनके जो मध्य बिंदु है ये खींच दिए, और चलो एक काम करते हैं, देखते हैं इन्हें मिलाना भी है क्या, मिला दिया, और इनके नाम रख दिए साथियों PQRS, ओके। तो विचार करना है, त्रिभुज APS का क्षेत्रफल छोटा होगा DSR के क्षेत्रफल से। DSR कहाँ है, DSR के क्षेत्रफल से, ओके। यदि BD बड़ा हो AC से, यदि ये विकर्ण इससे बड़ा हो, साथियों एक बात आओ, ये हमें पता है बनने वाले आपके आपस में समरूप होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो पहली बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 गुना, अब देखिए साथियों क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये पूरी 2 होती, ये मध्य बिंदु है तो ये भी एक, ये भी एक। अब हमें पता है उसने बोला है 4 गुना होगा BPQ के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC का, ABC। अब देखो आराम से देखिएगा इस चीज को, सारे के सारे जो ABC का क्षेत्रफल होगा साथियों, वो क्या बोल रहा है, BPQ के क्षेत्रफल, BPQ यानी इस वाले के क्षेत्रफल का 4 टाइम्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना साथियों, अनुपात आ जाएगा लास्ट में 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4, यानी कि आपके BPQ तो है 1/4, यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 4 टाइम, तो राइट हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके काम का है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किसने किया है। वो बोल रहा है कि एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जिसे मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है साथियों। अब यंग ने तो कहा था कि जो गणित है ना ये बहुत यूजफुल पार्ट है विज्ञान का, अगर इसे हटा देंगे तो या तो ये सभ्यता या ये सब्जेक्ट ही नष्ट हो जाएगा। मार्शल एच स्टोन ने कहा था कि हम एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन करते हैं जो कि आपके इन तत्वों से बनके मिली है, अमूर्त से, जिनकी मूर्त रूप में व्याख्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये परिभाषा देने वाले मार्शल एच स्टोन ही थे। बर्थलोट ने कहा था कि ये भौतिक अनुसंधान का आवश्यक उपकरण है। हैमिल्टन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज टू इजी एंड इट एफर्ट्स रिक्वायर्ड नो मेंटल एफर्ट। उन्होंने कहा था कि जो मैथमेटिक्स का अध्ययन बहुत आसान है और इसकी स्टडी के लिए हमें कोई मेंटल हैबिट की या मेंटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कर सकते हैं आराम से।
गणित से प्राप्य निष्कर्षों में अभाव होता है, क्रमबद्धता होती है, तार्किकता, अस्पष्टता नहीं होती। यानी अभाव किसका होगा? अस्पष्टता का। अगला है उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्यों में डिफरेंस। सामान्य होते हैं, ये विशिष्ट हैं, शिक्षक नहीं, ओके, सभी से संबंधित होते हैं, केवल शिक्षक से नहीं, जबकि प्राय उद्देश्य शिक्षार्थी से नहीं। सभी के कुछ न कुछ गोल्स उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य शिक्षण अधिगम व्यू रचना बनाने में मदद करते हैं, जबकि प्राय उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में, ओके, उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सीधे संबंधित होते हैं, जबकि प्राय उद्देश्य विषय वस्तु तथा शिक्षक में भी सहायक होते हैं। बिल्कुल आपके देखिए, लेकिन वो बोल रहा है कि इनमें अंतर क्या है। याद रखिएगा, उद्देश्य कोई भी टारगेट गोल हो गया आपका, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य या होंगे, या मैं बोलूं प्राप्य उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों में जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखी जाती है उन्हें कहा जाता है विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य। तो याद रखना, उद्देश्य तो सामान्य नॉर्मल होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट प्रक्रियात्मक होते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से गणितीय व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल नहीं है? ज्ञान, अवबोध व संश्लेषण और विश्लेषण और संयोजन, ये तीनों तो शामिल है साथियों। अब वो चौथी बात किसकी कर रहा है, इस चीज को समझिएगा। वो चौथी बात आपसे कर रहा है संयोजन की साथियों। अब इधर देखिए, चौथी बात संयोजन की कर रहा है। संयोजन इसके ज्ञानात्मक पक्ष में कभी भी शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन 4 होगा। अंक गणित में नवीन समस्याओं के समाधान हेतु किस विधि का उपयोग सर्वश्रेष्ठ? अंक गणित की बात कर रहा है। अंक गणित हो, बीजगणित हो, ज्यामिति हो, सभी के लिए आवश्यक विश्लेषण विधि ही रहेगी, क्योंकि विश्लेषण का अलग है, विश्लेषण करना अलग अलग करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। थोड़ा और जल्दी चलते हैं, क्योंकि ये करवाए जा चुके हैं सब पहले भी। गणित शिक्षक में गणित विषय को प्राय किन गणित विषय शिक्षण में गणित विषय को, या गणित शिक्षक भी बोल सकते हो, समस्याएं, गणित की अवधारणाओं व संप्रतियों पर उचित समझ विकसित होने में असमर्थता, संप्रेषण अच्छा नहीं है, गणित विषय में दक्ष न होना। सारी समस्याएं सही है, आप इसके लिए शिक्षक लिख लेना, वो ज्यादा उचित रहेगा। अगला, निम्न में से कौन से परियोजना विधि में सम्मिलित नहीं है? करके सीखने पर आधारित है, बिल्कुल सही है। विभिन्न कौशलात्मक पक्षों का विकास करती है, सही है। सामाजिक गुणों का भी विकास करती है, लेकिन ये विधि छोटे बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी नहीं है। ये केवल बड़े लेवल के विद्यार्थियों के लिए काम की होती है, छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिलेंगे इतने। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है? अब आपको बताना है, निदान की बात कर रहा है साथियों, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी का होगा, क्योंकि जब तक इनसे निदान नहीं मिलेगा तो ये समस्या मौजूद ही रहेगी सदैव। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है। स्पष्टीकरण है, क्रमबद्धता है, रटने पे जोर देना नहीं है, व्यवहारिक जीवन है। तो आंसर आ जाएगा नंबर 3, ये आवश्यक अंग नहीं है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा थी साथियों अंक गणित, क्योंकि देखिए आपने सभी ने सुना होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को पहले गिनती आई। इसका मतलब क्या है, जो अंक है, जो डिजिट है, उसकी खोज सबसे पहले हुई थी, डेवलप सबसे पहले विकसित हुई, फिर धीरे धीरे अन्य शाखाएं, लोग आते गए, कारवां चलता गया, बाकी सब बाद में। तो सबसे ज्यादा विकसित और यूजफुल है अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित। तो साथियों ये थी आज की हमारी चर्चा आज के पेपर पर, क्योंकि देखिए आज के दिन आप होली सेलिब्रेट करने जा रहे हो सभी, तो उस पवित्र पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी एक नए जोश और जुनून के साथ लौटें जब वापस आपका लौटना हो, और ऐसी तैयारी करें कि सिलेक्शन के अंदर टॉप 50 की 50 सीटें हमारे यहाँ से हो। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का नमस्कार।